रहीम द फार्म एक्सपर्ट में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक जापान विज़िट वीज़ा है। आपने कैसे जापान विज़िट वीज़ा की एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इस वीडियो में हम आपको ऑफिशियल फॉर्म को फिल करके बताएंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएंगे, क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट होता है, उनके बारे में बात करेंगे और आपको सबमिशन का प्रोसेस बताएंगे कि आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कहाँ पर सबमिट करनी है। ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे वीज़ा गारंटी नहीं दी जाती कि यहाँ पे हम आपको अगर हमारे तरीके से आप फॉर्म फिल करेंगे तो कोई 100% वीज़ा लग जाएगा। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल का पर्पस फॉर्म्स को फिल करना है, लोगों को बताना और सिखाना है। इस वजह से हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। तो चलते हैं वीडियो के पहले हिस्से की तरफ, जहाँ पर हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और इसके बाद सेकंड पोर्शन में हम आपको फॉर्म फिल करने का तरीका बताएंगे। ये हम गूगल पे आगे जी, यहाँ गूगल पे हम लिखेंगे एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान, क्योंकि हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि एम्बेसीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान, ये वेबसाइट हमारे सामने आ गई है। हमने इस वेबसाइट को ओपन करना है और इस तरह से हमारी वेबसाइट खुल जाएगी जो एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान है। तो यहाँ पे जो 3 लाइन है इनको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ गया विजिटिंग जापान। विजिटिंग जापान पे क्लिक करेंगे तो जो ये रेड लाइन पे है फॉर वीज़ा इन्फॉर्मेशन क्लिक हेयर, फॉर डिटेल गाइड टू लिविंग इन जापान क्लिक हेयर। हम चूँकि वीज़ा इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे तो हम क्लिक हेयर करेंगे। तो यहाँ पे जापान एम्बेसी चूँकि बहुत सिंपल एम्बेसी है, इनके फॉर्म्स बहुत सिंपल है, प्रोसीजर बहुत सिंपल है, तो इसमें बड़े लिमिटेड से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर करते हैं वीज़े के लिए भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम देखेंगे कि उन्होंने कहा है कि ईच एप्लीकेंट इज़ रिक्वायर्ड टू, अच्छा, हर एप्लीकेंट को उसकी कैटेगरी के मुताबिक जो है वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो इन जनरल अगर एक बंदा विजिट के लिए जा रहा है तो उसके लिए उसको सिर्फ, और विजिट वो सोली खुद अप्लाई कर रहा है, उसको कोई स्पॉन्सर नहीं है, तो उसको सिंपली एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उनको एक ट्रैवल शेड्यूल देना पड़ेगा, आइटिनरी इन जापान। ये जो 5th ऑप्शन है, ये 2 चीज़ें हैं जो आप विजिट वीज़े के लिए आपको रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या है जो हमने वीडियो के स्टार्ट में बात की है। तो ये रिक्वायरमेंट है, आप ये नीचे देखें क्लिक हेयर फॉर वीज़ा रिक्वायरमेंट्स, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्म खुल के सामने आ जाएगा। तो अब आप इस फॉर्म को गौर से देखें तो सबसे पहले है पासपोर्ट, और उसका नेक्स्ट जो कॉलम है वहाँ पे लिखा है विजिटिंग रिलेटिव, दूसरा है विजिटिंग फ्रेंड एक्वेटेंसेस, तीसरा है हॉलीडे और चौथा है बिजनेस। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक बंदा जो सॉलिडली सिर्फ जापान का विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहा है, तो ये हॉलीडे आएंगे। तो जहाँ जहाँ पे ये सर्कल है, मीन टू से कि इस कैटेगरी में ये मैंडेटरी है, लाइक पासपोर्ट हॉलीडे में ओके है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एंड 1 फोटोग्राफ, आगे साइज लिखा है, आप हॉलीडे में पढ़ें तो यहाँ पे सर्कल लगाए, मीन टू से रिक्वायर्ड है, कॉपी ऑफ CNIC रिक्वायर्ड है, कॉपी ऑफ स्टूडेंट कार्ड इफ़ द एप्लीकेंट इज स्टिल रजिस्टर्ड एज कॉलेज, अगर तो है, अदरवाइज नहीं। फ्लाइट आइटनरी इशूड बाय ट्रैवल एजेंसी और एयरलाइन ऑफिस, आपके पास जो है ट्रैवल आइटनरी होनी चाहिए, फ़्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपने जब फॉर्म भी फिल करना है तो वहाँ पे भी आपने बताना है कि आप किस एयरलाइन से जा रहे हैं, उस एयरलाइन का नंबर क्या है, किस डेट को जा रहे हैं। आपका आइटनरी विद इन्फॉर्मेशन ऑन प्लेसेस यू प्लान टू विजिट एंड स्टे, जो मैंने बताया कि आपका शेड्यूल ऑफ स्टे, कि आप कितने दिन वहाँ के लिए जा रहे हैं और हर दिन को आपने जस्टिफाई करना है, तो ये भी मैंडेटरी है। अब आगे है 7 नंबर, डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर रिलेटिव, आप चूँकि सिंपल हॉलीडे के लिए जा रहे हैं और सोली जा रहे हैं, लिहाजा ये मैंडेटरी नहीं है। इस तरह ये 9 नंबर है, कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग द रिलेशनशिप बिटवीन ईच एप्लीकेंट सच, अगर आप एक से ज़्यादा लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हम अकेले बंदे का यहाँ पे बताएंगे कि एक अकेला बंदा जो है वो कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करेगा। अब 12 नंबर पे आ जाए, ए पे बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3 मंथ्स की, और यही रिक्वायरमेंट्स हैं चूँकि मुकम्मल तौर पर। तो अब ये जो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, अब यहाँ पे इन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का आपके पास ऑलरेडी मौजूद होना, आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म फिल कर सकेंगे, ठीक है ना। तो जिसको हम कहते हैं ना होटल बुकिंग्स, तो ये आइटनरी में ये मेंशन होता है, ठीक है ना, कि आपका शेड्यूल क्या है, कहाँ पे आप स्टे करेंगे, और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तभी आप होटल्स का नाम लिखते हैं कि किस होटल में आप जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से में और आपको लेके चलते हैं फॉर्म पे, जहाँ पे हमने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। तो हम यहाँ से वापस जाएंगे वेबसाइट पे, तो ऊपर यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप फॉर्म क्लिक करेंगे आप अपने लैपटॉप पे, तो जब ये ओपन होगा तो ये एडिटेबल फॉर्म है, ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा है कि आपने जब इसको खोला है तो आप अपने माउस से अगर डबल टैप करेंगे, लाइक फर्स्ट है सर नेम एज शोन इन पासपोर्ट, तो अगर आप ये सर नेम के आगे टैप करेंगे लाइक इस तरह से, तो एडिट की ऑप्शन आ जाएगी। तो चलो हम फॉर्म को करते हैं, फिल करते हैं। तो ये हम फॉर्म पे आ गए हैं, अब हम डबल क्लिक करके आपको बताएंगे ये सर नेम है, ये देखें जी सर नेम के साथ आगे आ गया। आपने कोशिश ये करनी है कि इसको आपने कैपिटल वर्ड्स में लिखना है, तो चूँकि हमारा नाम है हमज़ा, सर नेम और गिवन नेम है अली, तो मैं इस तरह से हमज़ा अली लिख दिया, ठीक है जी। क्योंकि हमारा मकसद आपको है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने पहली वीडियो में बताई है कि आपने जब फॉर्म फिल करना है तो आपने अपनी ID कार्ड, पासपोर्ट नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर, ये
एक्यूरेट लिखने हैं, ठीक है ना, इनमें बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद जो है अदर नेम इंक्लूडिंग एनी अदर नेम्स यू आर हैव बीन नोन, अगर आपका कोई और नाम है तो चूँकि दो ही नाम होते हैं, गिवन नेम और सर नेम। डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में आप देखेंगे कि पहले डे है, तो आपने डे के ऊपर जाके डे ही लिखना है, चूँकि 5 मंथ है 11 और 1982, ये जी डे मंथ और ईयर आ गया। प्लेस ऑफ बर्थ आपने सबसे पहले सिटी लिखना है, लाहौर आ गया, उसके बाद आप स्पेस करें, और स्टेट है और प्रोविंस, जो कि ये पंजाब में वाक़या है, तो हम पंजाब लिखेंगे। इस तरह से आगे कंट्री स्पेस दें इसको, ताकि आपका जो ये फॉर्म फिल हो उसमें एक सीक्वेंस होना चाहिए, और लुक वाइज भी एक्यूरेट लगना चाहिए कि वाकई किसी प्रोफेशनल बंदे ने किया। तो जहाँ जहाँ पे ये मेंशन है वहाँ वहाँ पे आपने इसको लिखना है। पाकिस्तान आ गया। अब जो है इसमें मेल है फीमेल है, मेल पे क्लिक कर दें। मैरिटल स्टेटस मैरिड है, मैरिड क्लिक कर दें। नेशनलिटी और सिटीजनशिप, तो कौन सी नेशनलिटी है जी, कौन सी सिटीजनशिप है, तो ये यहाँ पे आके आपने, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा जी। तो सबसे पहले पाकिस्तान आएगा पी में, तो यहाँ पे हमने पाकिस्तान कर दिया। फॉर्मर और अदर नेशनलिटी और सिटीज़न, आपके पास और भी कोई सिटीजनशिप है पुरानी, तो जो कि नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, या इसको आप ब्लैंक छोड़ दें, बेहतर है। वैसे तो एन ए भी लिखा जा सकता है, लेकिन ब्लैंक छोड़ दें। आईडी कार्ड नंबर इशू टू यू बाय योर गवर्नमेंट, तो आपके पास जो आपका आईडी कार्ड नंबर है, ठीक है ना, तो जो भी नंबर है यहाँ पे हमने वो मेंशन कर दिया है, ठीक है जी। ये चूँकि आपको सिखाने के लिए है, इस वजह से चीज़ें। पासपोर्ट टाइप, चूँकि ऑर्डनरी पासपोर्ट ही होता है मोस्टली, या तो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, ऑफिशियल होता है, तो जितने भी आम सिविलियन लोग हैं उनके पास जो है वो ऑर्डनरी पासपोर्ट ही होता है, तो आपने ऑर्डनरी पे ही क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपने पासपोर्ट नंबर आपने मेंशन करना है, तो ये पासपोर्ट नंबर आपका मेंशन हो गया। इसके बाद नीचे आ जाए प्लेस ऑफ इशू, ये पासपोर्ट आपको कहाँ से इशू हुआ था, तो ये चूँकि आपको इशू हुआ था पाकिस्तान से, तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान लिखना है, ठीक है ना। चूँकि प्लेस ऑफ इशू आपको कहाँ से इशू हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना बिल्कुल भी। तो ये आ गया जनाब पाकिस्तान, प्लेस ऑफ इशू है पाकिस्तान। इशूइंग डेट, जो भी आपको पासपोर्ट पे आपने देख लेनी है, डेट क्या मेंशन है उस लिहाज से आपने डेट मंथ ईयर मेंशन कर देना है। अब इशूइंग अथॉरिटी क्या है, इशूइंग अथॉरिटी, तो आपने यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी लिखी पाकिस्तान, तो यहाँ पे भी इशूइंग अथॉरिटी है पाकिस्तान, तो आपने भी यहाँ पे भी पाकिस्तान लिखना है, ठीक है जी। एक्सपायरी डेट आपने उसी तरह अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखनी है। सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी नंबर, ये जो कि जो लोग बिज़नेस के लिए या जिनके पास वर्क वीज़ा होता है ना, जिनके पास वर्क वीज़ा आता है, तो सबसे पहले जापान, गवर्नमेंट ऑफ जापान जो है उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करती है, तो ये उनके लिए है जो कि आपके लिए नहीं है। तो पर्पस ऑफ विजिट टू जापान, ठीक है ना। अब ये देखें यहाँ पे आप लिख दें जी हॉलीडेज़ लिख दें, हॉलीडेज़ लिख दें, आप यहाँ पे लेयर लिख दें, ठीक है ना, जो कि आप इंजॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, ठीक है। हॉलीडे लिख दें, लेयर के लिए लिख दें, ठीक है ना, कि मेरा पर्पस जो है मैं उधर सफ़र सैर के लिए जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब नीचे वाला है इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन जापान, आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, तो माई सजेशन इसके अगर आप पहली दफ़ा जा रहे हैं जापान, तो यहाँ पे आप 8 डेज़ कर लें, ठीक है, एक सफिशिएंट टाइम होता है। डेट ऑफ अराइवल इन जापान, तो 1 महीने का कम से कम, जब आपने अप्लाई करना है तो कम से कम 1 महीने का रखें, ठीक है ना, क्योंकि जापान जो है वो 6 वर्किंग डेज़ लेता है, 6 वर्किंग डेज़ में आपको बिल्कुल वो जो है रिप्लाई दे देता है। तो वीडियो के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कहाँ पे करना है। तो चलें, डेट ऑफ अराइवल इन जापान, लेट्स सपोज कि आज जून है, तो हम लिख देते हैं जी दैट वुड बी, लेकिन इसके लिए आपके पास होटल और टिकट, जो एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन है और जो होटल रिजर्वेशन है, इनकी डेट्स मैच करनी चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे हैं टोक्यो में, तो आज अगर ट्रैवल करें और आज डेट है 27 जून, तो अगर आज ट्रैवल करें तो फॉर एग्जांपल 12-13 घंटे की फ़्लाइट होती है, तो आप कल पहुँचेंगे, तो इट मीन्स कि आपके पास 28 जून से होटल बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो डेट ऑफ अराइवल इन जापान आपने लिख देनी है जनाब के 27, तो आप लिख दें जनाब 27 जुलाई, ठीक है। सीक्वेंस आपने फॉलो करना है, पहले डे, फिर आपने लिखना है मंथ, फिर आपने लिखना है ईयर, ठीक है जी, इस तरह से। पोर्ट ऑफ एंट्री इन जापान, कौन सी पोर्ट ऑफ एंट्री है जी, तो ये टोक्यो है, तो टोक्यो में जो एयरपोर्ट है वो नरीटा है, मोस्टली जो लोग जाते हैं नरीटा, ठीक है ना। पोर्ट ऑफ एंट्री इनटू जापान नरीटा एयरपोर्ट। तो इस तरह नेम ऑफ शिप और एयरलाइन, चूँकि आप एयरलाइन के लिए जा रहे हैं, तो आपकी जो भी होगी, फॉर एग्जांपल हमारी एयरलाइन है जनाब यहाँ पे एमिरेट्स, तो एमिरेट्स आ गई 092, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ। जब आप एयरलाइन टिकट रिजर्व करेंगे तो वहाँ पे जहाज़ का नाम भी आएगा और कोड भी आएगा, तो ये एमिरेट्स एयरलाइन है, एमिरेट्स एयरलाइन, और ये आगे उसका कोड आ गया। नेम एंड एड्रेस ऑफ होटल और पर्सन विद होम एप्लीकेंट, आप किसी बंदे के साथ वहाँ पे स्टे करेंगे या किसी होटल में, तो यहाँ पे उस होटल का नाम आना चाहिए, ठीक है ना। तो जब आप होटल बुकिंग करेंगे तो वहाँ से आपने होटल का पूरा नाम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, वहाँ पे उसका टेलीफोन नंबर लिखा होगा होटल का, आपने वो भी यहाँ पे लिख देना, होटल का एड्रेस आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना। डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस स्टे इन जापान, अगर आपका पुराना कोई जापान में स्टे है तो आपने उसके बारे में भी बता देना, ठीक है जी। यूर करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, आपका जो पाकिस्तान में मौजूदा एड्रेस है आपने वो लिखना है, एड्रेस लिख दें, टेलीफोन नंबर लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें। इंपॉर्टेंट बात है, टेलीफोन और मोबाइल वो लिखें जो आपके पास हों और एक्टिव हों,
अगर एम्बेसी आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो इजीली कर सके। आपने अपना वैलिड ईमेल देना है, ठीक है ना। तो समटाइम कुछ चीज़ें जो है वो उनको अगर आपसे रिक्वायर्ड होती हैं तो इधर के वो आपसे फ़ोन पर रब्ता करते हैं या आपको ईमेल कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो ईमेल एड्रेस भी आ गया। करंट प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन एंड पोजीशन, मौजूद आप क्या करते हैं, आप टीचर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपका जो भी स्टेटस है आपने यहाँ पे लिख देना है। क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस, तो यहाँ बिजनेसमैन लिखते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, आप कहाँ पे बिजनेस करते हैं, आप किसी के अंडर हैं। फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है तो ऑब्वियसली वो अपनी ही कोई कंपनी रन कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल ये बिजनेसमैन की जगह हम कह देते हैं जनाब हम जनरल मैनेजर हैं, ठीक है ना। ये चूँकि आप लोगों को समझाने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, हर बंदे का केस मुख्तलिफ होता है, हर बंदे की डॉक्यूमेंट चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, तो हम हर तरह से बात करें ताकि आप लोगों तक सही बात पहुँचे, ताकि आपकी ज़रूरत पूरी हो। जनरल मैनेजर, और आपको फॉर्म फिल करते हुए कोई परेशानी ना हो। तो ये कहाँ पे है जी, आपने यहाँ पे फॉर्म लिखना है जिसमें आप जनरल मैनेजर हैं, उस फॉर्म का टेलीफोन नंबर लिखें। एंड मुमकिन है कि वो एम्बेसी अपनी वेरिफिकेशन के लिए उस टेलीफोन नंबर पे कॉल करे और पूछे जी आपका ये मुलाजिम है, जनरल मैनेजर है, इसका नाम क्या है। तो अगर वो वहाँ से वेरिफिकेशन हो जाती है तो वो समझेंगे कि एप्लीकेंट सही कह रहा है, तो उस कंपनी का एड्रेस भी लिखें। तो अब जी नेक्स्ट पेज आ गया जी, पार्टनर प्रोफेशन ऑक्यूपेशन डेट ऑफ द पेरेंट्स इफ एप्लीकेंट इज माइनर। तो अगर तो और भी कोई चूँकि फॉर्म मुकम्मल अहाता करता है, अगर कोई 2-3 लोग भी अगर फॉर्म फिल कर एक ही एप्लीकेशन में जा रहे हैं तो चूँकि एक अकेला बंदा जा रहा है जिसका हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये लागू नहीं होता, ठीक है ना। ग्रंटर और रेफरेंस इन जापान, चूँकि एक मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है, किसी को कोई बुला रहा होता है, ठीक है ना, कोई गारंटी ले रहा होता है। तो चूँकि हम लेयर के लिए जा रहे हैं और इंडिपेंडेंट जा रहे हैं तो हम ना तो ग्रंटर शंटर कोई नहीं यहाँ पे हम लिखेंगे। अब नीचे आ जाएँ इनवाइटर इन जापान, ये भी चूँकि सेम ही है तो ये भी रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो ये तकरीबन पूरा ही आगे रेलिवेंट नहीं है, ठीक है ना। तो आगे जनाब जो ये डॉट्स लगे हैं, ठीक है ना, आपने ये देखने हैं। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड ऑफ ए क्राइम और ऑफेंस ऑफ एनी कंट्री, क्या आपने कभी किसी कंट्री में कोई जुर्म किया हो, तो नो। बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, आपको कभी सज़ा मिली हो, ठीक है ना। आप डिपोर्ट हुए हों, नो। अगर हुए हैं तो आपने झूठ नहीं बोलना, ये बात याद रखें कि कभी भी एम्बेसी का जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो, बल्कि कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हो, आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो ये चीज़ें हैं, ऑनेस्टी वो चीज़ें एम्बेसीज के पास डाटा होता है। तो फॉर्म फिल करने का आर्ट ये है कि आप जो कुछ है वो बता दें, ठीक है ना। तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं जब आप ऑनेस्टली चलते हैं, तो ये आपके लिए बेहतर होता है, ठीक है ना। आप भी राज़ी, अल्लाह भी राज़ी। तो चीज़ें ये हैं कि आपने जब भी कोई फॉर्म फिल करना है तो अपनी सारी चीज़ें ऑन ट्रूथ बतानी है, ठीक है ना, कोई चीज़ आपने छुपानी नहीं है, ठीक है। तो ये सारे आपसे पूछ ही रहा है कि आप कभी कुछ जुर्म किया है, कभी सज़ा हुई है, तो ये सारे आपने पढ़ के नो ही कर देने हैं, ठीक है जी। तो आगे हम चल, डेट ऑफ एप्लीकेशन देखें जी, जिस तारीख को आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है ना, वो डेट यहाँ पे मेंशन कर दें। और फिर आपने ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने इसको दोबारा एक दफ़ा देख लेना है, ठीक है, ताकि कोई गलती ना रहे, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात है कि आपने इसको प्रिंट आउट करना है और आपने जहाँ पे साइन होने हैं वहाँ पे आपने साइन करने हैं, ठीक है जी। ये लास्ट पे जहाँ पे साइन होने हैं ये तंग कर रहा है जी जनाब, नीचे है सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है। इसको आपने प्रिंट आउट करना है और प्रिंट आउट करके यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं। और यहाँ पे आपने जनाब ये है पेस्ट फोटो हेयर, यहाँ पे आपने जनाब फ़ोटो लगानी है वाइट बैकग्राउंड के साथ। ये साइज़ लिखा हुआ है 45 mm ज़रब 35 mm, ठीक है। और 2 इंच प्लस ज़रब 1.4 इंच। या आप किसी भी स्टूडियो के फोटो स्टूडियो में जाएंगे ना, बताएंगे जी जापान के लिए हमें फ़ोटो चाहिए, वो आपको बता देगा, ठीक है। तो ये आपने सारी चीज़ें लेनी है जनाब, अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, फिल फॉर्म और रेलिवेंट चीज़ें लेनी है आपने। और अब आपको हम बताते हैं कि आपने वो लेके तो जाना कहाँ पे है। पहले होता ये था कि आप एम्बेसी ऑफ जापान जो पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में और कराची में, आप अपनी फॉर्म लेते थे और डायरेक्ट जनाब एम्बेसी में जाके सबमिट करवा देते थे, ठीक है ना कोई अपॉइंटमेंट, ना कोई बात, ना कोई। अब होता यह है कि अब चूँकि रश ज़्यादा हो गया है, लोगों की इंक्लिनेशन ज़्यादा हो गई है जापान की तरफ, जापान वीज़ाज़ भी देता है, वहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट है देखने को भी, तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं और इस तरह से रश ज़्यादा हो गया। तो अब उन्होंने थर्ड पार्टी जो जेरीज़ है, ड्रॉप बॉक्स, आपने अब क्या करना है कि आपने जेरीज़ ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके वहाँ से जापान की अपॉइंटमेंट लेनी है। आपको या तो कराची की मिलेगी या इस्लामाबाद की मिलेगी, लाहौर की भी उन्होंने शुरू करनी है, लेकिन मेरे नॉलेज के मुताबिक अभी तक उन्होंने शुरू नहीं की। तो आपको जो अपॉइंटमेंट मिल जाएगी उस रोज़ आपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लेके जापान जेरीज़ के ऑफिस चले जाना है। जो आपकी अपॉइंटमेंट भी होगी वो भी आपने साथ लेके जानी है। अपॉइंटमेंट की कोई फीस वगैरह है वो आपने ऑनलाइन पे करनी होती है। जापान एम्बेसी की कोई फीस नहीं है, जापान वीज़ा इशू करने को, वीज़ा प्रोसेस करने को कुछ भी नहीं लेती, एम्बेसी की कोई फीस नहीं है। ये जेरीज़ ड्रॉप बॉक्स है, ये अपने चार्जेस लेते हैं ये फाइलिंग शाइलिंग के, ठीक है, जो उन्होंने कोरियर से आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स लेके और एम्बेसी तक पहुंचाने हैं। विद इन 5 to 7 वर्किंग डेज जापान आपको आपका पासपोर्ट या तो आपके होम एड्रेस पे भेज देता है, अगर आपने वहाँ पे मेंशन करवाया हो तो, या आपने जो है वो वहाँ से जाके आपको कॉल आ जाएगी और आप कलेक्ट कर सकते हैं। पर्पस जो वीडियो बनाने का वो यही है कि आपने फॉर्म्स कैसे फिल करना है। कोई भी फॉर्म होता है उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं होती, बेसिक्स चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो आपने देनी होती है। इसके लिए आप हमारी जो पहली चैनल की पहली वीडियो है उसमें हमने प्रिंसिपल डिस्कस किए थे, 8-9 रूल्स थे कि फॉर्म फिल्स करने के रूल्स क्या हैं, वो हमारी वीडियो भी आप देख सकते हैं ताकि आप उन रूल्स की रोशनी में अपने फॉर्म को सही तरह से फिल कर सकें। तो होप्स हो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने जापान का जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करने का तरीका सीखा होगा। तो थैंक यू वेरी मच जी।